हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब भी कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 7 से रिलेटेड जो हिस्ट्री की वीडियो आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम आपकी क्लास से रिलेटेड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। और आप सभी को पता है हमने पहले क्लास 7 के ज्योग्राफी के और फिर उसके बाद सिविक्स को कंप्लीट किया है बाय नोट्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो दो चैप्टर हमारे एक हफ्ता में या 3 से 4 दिन में कवर होते हैं, उनको हम 15 से 20 मिनट और हिस्ट्री के चैप्टर को लगभग 1 घंटा में कवर कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो होता है कम समय में ज़्यादा काम करवाना और आपका समय बचाना। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास 7 से रिलेटेड हिस्ट्री का चैप्टर 3 रहेगा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं, लेट्स गो। Delhi Sultanate. Under the Tomars and Chauhans, Delhi became an important commercial center. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. तो क्या बताया गया है कि अंडर द तोमर्स और चौहान के अंडर में रही है दिल्ली, और दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। बहुत सारे जो रिच जैन मर्चेंट्स होते थे दिल्ली के अंदर रहते थे, जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण करवाया। तो आपने क्या देखा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको क्या दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर यानी तोमर्स और चौहान दिल्ली जो थी इनके अंडर में थी और एक कमर्शियल सेंटर थी। बहुत सारे जो रिच मर्चेंट्स होते थे दिल्ली में रहते थे, जिन्होंने बहुत सारे क्या करवाए, मंदिर का निर्माण करवाया ना, मंदिर को कंस्ट्रक्टेड करवाया। आगे क्या दिया गया है, coins called Daiwal were mint here and had a wide circulation. Transformation of Delhi into a capital, the control vast area of the subcontinent, started with the foundation of the Delhi Sultanate at the beginning of the 13th century. The Delhi Sultanate built many cities in the area that जो दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन यानी नींव रखी गई है वो 13th सेंचुरी में रखी गई है। दिल्ली सल्तनत की मैनी सिटीज इन द एरिया जो कॉइन्स हैं वी नाउ उनको दे नॉन एज दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी जो सिटीज जो ट्रांसफॉर्मेशन एक दिल्ली कैपिटल एरिया कंट्रोल यानी अलग अलग जो एरिया है उसके ऊपर क्या होता है को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कॉइन्स को दिल्लीवाल के नाम से जाना जाता था और दिल्ली पर अलग अलग सब ने अपनी अपनी कंट्रोल करके अपनी अपनी कैपिटल बसाई है। और क्या बताया गया कि दिल्ली सल्तनत की जो नींव है वो 13th सेंचुरी में रखी गई है। दिल्ली सल्तनत यानी जो बनी है वो बहुत सारी सिटीज का जो एरिया था उसको मिलाकर आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये सब भी आपको याद रखना। आप देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत पर जो रूलर्स रहे हैं दिल्ली सल्तनत के वो कौन कौन से रूलर्स रहे हैं। तो डायग्राम्स के द्वारा आपको बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत पर जो जो रूलर रहे हैं उनका साम्राज्य। तो सबसे पहले आप देखिए तोमर राज है, फिर चौहान्स हैं, और चौहान के बाद में जो आ गए हैं अर्ली तुर्किस्त रूलर्स। तो इस तरीके से डायग्राम में आप लास्ट तक देख सकते हैं जो 1489 तक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कहाँ से है और किस किस ने अपनी कैपिटल दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली को बनाया है। और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई है वो अर्ली तुर्किश रूलर्स यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से इसकी स्टार्टिंग मानी गई है। तो आपको याद रखना कुछ हिंदू शासक रहे हैं जैसे तोमर्स वंश और चौहान्स वंश। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासक आए हैं जो कब तक रहे हैं, जो बाद में मुगल आएंगे वो 4th चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। आगे क्या दिया गया, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत तुर्किश तवारीख आर वैल्यूबल हिस्टोरीज रिटन इन Persian, the language of administration under the Delhi Sultanate, that provide a lot of information. It was written by the learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised ruler on governors, emphasizing the importance of the just rule. Following idea to keep in mind. तो क्या बताया गया है कि भाई अगर हम दिल्ली के बारे में जानते हैं तो दिल्ली सल्तनत में जो जिसको हम क्या बोलते हैं तारीख इसमें सिंगुलर में बोला गया है, लेकिन तवारीख प्लूरल वर्ड का यूज किया गया है। हिस्ट्री में
अलग अलग शब्दों का यूज मिला, आपको तारीख भी मिलेगा और आपको तवारीख भी मिलेगा। और जो पर्शियन लैंग्वेज में इसके बारे में लिखा गया है। दिल्ली सल्तनत के बारे में जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, तो ये लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देती है। अगर मैन जो सेक्रेटरीज थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या पोइट थे या कोर्टियर्स थे, इन सब के इवेंट्स यानी जो जो घटना यहाँ पर घटी है वो सभी इसके बारे में बताती हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दिल्ली के ऑथर्स। द ऑथर्स ऑफ द तवारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली इवर इन विलेज। They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. तो द ऑथर ऑफ तवारीख, तवारीख आपको पता चला, तवारीख का मतलब क्या होता है? तारीख। तारीख सिंगुलर में यूज किया और तवारीख को प्लूरल वर्ड में यूज किया गया। मेनली जो दिल्ली थी, हार्डली एवरी विलेज, जिसमें बहुत सारे क्या थे? विलेज जो थे मुश्किल से मिलते थे। मोस्टली जो होते थे सिटी, जिसके अंदर कवर किया गया इलाका था, यानी मोस्टली जो शहर थे वो दिल्ली को कवर करते थे। विलेज बहुत ही हार्डली, मतलब कोई एक आध विलेज इसके अंदर शामिल हुआ होगा। फिर क्या बता दे? ऑफन रोट, यहाँ पर बहुत सारे स्टोरीज यानी जो लिखी है सुल्तान के बारे में। यह माना गया है कि सुल्तान्स कैसे होते थे, उनसे क्या ऑफ थी और वो कैसे रिच रिवार्ड्स देते थे। तो ये हिस्ट्री में देखने को मिला है, यानी जो लिखी गई हिस्ट्री है उसमें ये पता चला है। द ऑथर क्या लिखते हैं? और एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडिया। ऑथर लिखता है जो रूलर्स को अगर आइडियाज की जरूरत होती तो या आइडियाज या सोशल ऑर्डर बेस पर, बर्थ राइट पर या जेंडर डिस्टिंक्शन पर क्या बनाए जाते थे, यानी राजा का बेटा राजा बनता था, बर्थ राइट होता था और जेंडर के ऊपर आधारित ये बात होती थी। नॉट एवरीबॉडी फॉलो दिस आइडिया, लेकिन एवरीबॉडी इस आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे कि राजा का बेटा राजा हो या राजा का जो बाकी जो उत्तराधिकारी, यानी जेंडर का मतलब लड़का और लड़की में भी किस तरीके से भेदभाव किया जाता था और कैसे उनको राजपाट संभलवाया जाता था। तो स्टार्टिंग करते हम दिल्ली सल्तनत की। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बेगम वाज सुल्तान क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज स्टार्टेड। She was more able and qualified than all her brother. He was not comfortable at having a queen as ruler. Nobles not happy at her attempts to rule independently. 1240 she was removed from the throne. तो यहाँ पर क्या बताया गया? देखिए, आपको एक बात ही मैं बता देती हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, मैंने चौहान्स के बारे में पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले कौन थे? मोहम्मद जो गोरी थे। उनके बाद गोरी उनका एक गुलाम छोड़कर गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला यानी दिल्ली सल्तनत का जो यानी सुल्तान माना गया है। उसके बाद उसका एक गुलाम था और उसका जमाई भी था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश के कोई भी मतलब योग्य बेटा नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को 1236 में अपना जो राज सिंहासन है वो सौंप दिया था। लेकिन मिनहाज ऐसे राज क्या लिखते हैं कि भाई उनका कोई बेटा क्वालिफाइड नहीं था, न कोई योग्य था साम्राज्य को संभालने के लिए, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया था। लेकिन जो नोबल्स लोग थे यानी जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि बाकी जो थे कि एक लड़की यानी क्वीन बनकर उनके ऊपर राज करे। तो इसलिए उन्होंने 1240 ईस्वी में किसको रिमूव करवा दिया था, यानी सिंहासन को से रिमूव किसको करवा दिया था? रजिया सुल्ताना को। मेन बात जो है रजिया सुल्ताना को क्या है कि बहुत सारे उसके भाइयों ने भी मिलकर और जो नोबल्स फैमिलीज के जो मेंबर्स थे वो जो पसंद नहीं करते थे रजिया सुल्ताना को, उन रजिया सुल्ताना को कैथल यानी अपना हरियाणा जो है कैथल में उसको मरवा दिया था। तो इस तरीके से
यहाँ पर देखने को मिला कि जेंडर भेदभाव किस तरीके से होता था। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब हम पढ़ेंगे कि गैरिसन टाउन क्या है जो दिल्ली सल्तनत में। तो इन द अर्ली 13th century control of the Delhi Sultanate really went beyond heavily fortified town occupied by the garrison town seldom controlled the hinterland of the cities were depend upon the trade tribute plunder for supplies were difficult to control garrison town in distance Bengal and Sindh from Delhi rebellion were ever the weather caused disconnection of fragile कम्युनिकेशन रूट्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई गैरिसन टाउन क्या होता था। गैरिसन टाउन 13th सेंचुरी का जो कंट्रोल था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो आपको अभी ये भी पता चला है कि भाई 13th सेंचुरी में किसको दिल्ली सल्तनत का राजपाट यानी दिल्ली सुल्तानों ने अपना दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने बड़े बड़े जो किले बनवाए थे और उस किलों को जो किले होते थे यानी जो फोर्टिफाइड जो टाउन्स थे यानी अपने शहरों की तरफ उन्होंने जो किले बनाए थे वो उनको क्या नाम दिया गया था, गैरिसन। यानी इनके ऊपर जो गैरिसन टाउन होते थे मेन जो आर्मी को जहाँ पर रखा जाता था उसको गैरिसन टाउन बोलते थे। और इस तरीके से वहाँ पर जो गैरिसन टाउन है यहाँ पर एक जगह दे रखी है बंगाल और सिंध फ्रॉम दिल्ली रेबलियन। यानी जो बंगाल एंड सिंध के थे जो दिल्ली रेबलियन से वार करते थे तो मेन करके यहाँ पर जो कम्युनिकेशन रूट्स होते थे उनको किस तरीके से डिस्कनेक्ट किया जाता था ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो गैरिसन टाउन का आपको याद रखना है कि गैरिसन टाउन टू एम्पायर यानी गैरिसन टाउन से एम्पायर यानी साम्राज्य तक किस तरीके से पहुंच होती थी। तो कम्युनिकेशन रूट्स कैसे थे। दिल्ली अथॉरिटी चैलेंज बाय मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वीकनेस। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दिस challenged consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expanded under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई रजिया सुल्ताना के बाद कि जो दिल्ली जो अथॉरिटी थी वो किसने, मंगोल इन्वेंशन यानी मंगोल किसको बोला जाता था जो अफगानिस्तान से आए थे और किस तरीके से वो विद्रोह करके यहाँ पर जो वीकनेस थी सुल्तानों की दिल्ली के जो सुल्तानों की वीकनेस थी उसका फ़ायदा उठाकर खुद क्या बन गए थे, दिल्ली के जो राजगद्दी थी वो हथिया ली थी। तो जो रजिया बेगम हुई है, रजिया बेगम के बाद जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठे हैं वो कौन है, गयासुद्दीन बलबन है। उनके बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद नए वंश की स्थापना हो जाती है और नया वंश कौन सा आता है, खलजी वंश आता है जिसके संस्थापक कौन रहे हैं, खलजी अलाउद्दीन खलजी रहे हैं। और खलजी वंश के बाद नया जो शासन आया है वो रहा है तुगलक वंश। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए स्नेव डायनेस्टी यानी जो दिल्ली सल्तनत में कितने वंशज आए तो 5 डायनेस्टीज रही हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगी स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन रहे हैं जो आपको बताया गया था, जैसे सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश है, फिर उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, उसके बाद रजिया सुल्ताना को हटाकर बलबन ने हथिया ली थी। फिर कौन सा वंश आया, खलजी वंश, और उसके बाद तुगलक वंश। आगे देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। कैंपेन्स इन्वॉल्व फोर्ट बिंग द कले एंड द गंगा यमुना दोआब and expulsion of hunter-gatherers pastoralists from their habitat and land were given to peasants। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंटरनल फ्रंटियर बने। सुल्तान जो सल्तनत के जो सुल्तान रहे हैं उन्होंने किस तरीके से गैरिसन टाउन को कैंप में इन्वॉल्व किया। जो फॉरेस्ट थे यानी जो फॉरेस्ट जहाँ पर गंगा यमुना के किनारे जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया। और उसके बाद यानी गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है जहाँ पर दो पानियों का मिलन। और दोआब किसको बोला गया है, गंगा यमुना का जब मिलन होता है तो उसको दो पानियों के मिलन को किस नाम से जाना गया, दोआब के नाम से जाना गया। और क्या बोलते हैं कि किस तरीके से गंगा यमुना दोआब
का जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करवाया गया गैरिसन टाउन के लिए। और जो हंटर गैदर्स थे, हंटर गैदर्स कौन होते थे, जो यानी शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, या पेस्टोलिस्ट थे, उनकी जो जगह थी उनको वहाँ वो किस में तब्दील करवा दी गई थी। वो जो पीजेंट्स थे वो ज़मीन जो हैबिटेट लैंड थी जो पेस्टोलिस्ट से देकर वो किसके दे दी थी, पीजेंट्स को, यानी जो किसान होते थे जिन पर वो खेती बाड़ी करने लगे थे। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तानों ने अपना एरियाज को बढ़ाने के लिए गंगा यमुना दोआब के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करवाया, और जो हंटर गैदर्स की जो या पेस्टोलिस्ट होते थे उन वो जहाँ जहाँ पर रहते थे, जहाँ जहाँ उनकी हैबिटेट लैंड थी वो किसको दे दी थी, किसानों को दे दी थी। पीजेंट्स एग्रीकल्चर एनकरेज्ड न्यू फॉरेस्ट्स fortresses, garrison town and town were established to protect trade route to promote region trade. Second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expanded into southern India start during the region of Alauddin Khilji. Culminated with Muhammad Tughlaq in their campaign. Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metal. तो पीजेंट्स एग्रीकल्चर यानी जो ज़मीन उनको दे दी गई थी तो वो जो किसान होते थे वहाँ पर क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। और न्यू फोर्ट्रेस हुई, गैरिसन टाउन बने, टाउन को एस्टाब्लिश्ड किया गया, यानी नए नए टाउन्स एस्टाब्लिश्ड किए गए जहाँ पर ट्रेड रूट्स बनाए गए। यानी ट्रेड रूट क्यों बनाए गए, ताकि यहाँ से जो नए नए टाउन बने हैं या और बाकी जो टाउन उनसे रिलेशन हो सके और एक दूसरे से व्यापार का आदान प्रदान हो सके। और इस तरीके से इसको क्या बोला गया, एक्सटर्नल फ्रंटियर बोला गया। जो दिल्ली सल्तनत मिलिट्री होती थी ज़्यादातर साउथ इंडिया की तरफ उन्होंने क्या किया, कूच करना स्टार्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने अलग अलग सल्तनत के जो सुल्तान हुए उन्होंने अपनी आर्मी को जो बढ़ाने के लिए क्या क्या अपनी आर्मी में रखा, वो थे एलिफेंट, हॉर्सेस एंड गुलाम, कैरिड अवे प्रेशियस मेटल, जो क्या लाने के लिए रखे जाते थे, जो प्रेशियस मेटल होते थे जैसे हीरे जवाहरात, उनको लाने के लिए, कैरिड करने के लिए रखे गए थे। तो आपको याद रखना है ये सभी यानी तुगलक वंश से भी थे और खलजी वंश से भी रिलेटेड रहे हैं जो ये कार्य करते थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन द आर्मीज ऑफ दिल्ली सुल्तनत हैड marched across a large part of the subcontinent, defeated rival armies and sieged cities. Sultanate collect tax from the peasantry and dispense justice in its realm. बाय द एंड, और एंड में क्या है, मोहम्मद तुगलक ने अपना जो रीजन था, अपना जो डर था वो लोगों के मन में बिठा दिया, और जो दिल्ली सुल्तनत की यानी जो उसकी आर्मीज थी वो धीरे धीरे मार्च करने लगी लार्ज पार्ट को, यानी बड़े बड़े जो सब कंटिनेंट्स थे उनको हराने लगी। और हारी हुई जो आर्मी होती थी उनकी जो सिटीज़ होती थी वहाँ से दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान होता था वो टैक्स कलेक्ट करता था किसानों से, और इस तरीके से अन्याय करते हुए चले जाते। यानी रियल में जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे, हारे हुए जो भी लोग होते थे उनके ऊपर क्या करते थे, अन्याय करते थे। तो ये आप किसके बारे में पढ़ा, मोहम्मद तुगलक की। यानी मोहम्मद तुगलक की जो आर्मी का डर था वो लोगों के दिल में बैठ चुका था, क्योंकि वहाँ उसकी जो आर्मी जिस इलाके को भी हराती थी उस इलाके में वो भारी आतंक मचाते थे। वहाँ की जो ज़मीन होती थी उससे ज़बरदस्ती लोगों से वहाँ से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। तो ये सब लोग जो थे उनसे उनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, जो आम जो जनता थे यानी किसान लोग थे। अब हम पढ़ेंगे मस्जिद, द मस्जिद। ए मॉस्क कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक इज ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम prostrates in reverence to Allah in a congregational mosque. Masjid जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर नमाज टुगेदर। तो मस्जिद क्या बताया, मस्जिद एक मॉस्क कार्ड जिसको हम क्या कहते हैं अरेबिक वर्ड में मस्जिद। और मस्जिद एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो इकट्ठा होकर क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यानी गेट टुगेदर होकर क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं,
मस्जिद बोलते हैं। यानी जिस तरीके से हिंदू मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उसी तरीके से जो मुस्लिम लोग हैं वो कहाँ पर मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं। और पूजा के रूप में वो क्या करते हैं, गेट टुगेदर होकर नमाज पढ़ते हैं। यानी उस परमपिता परमात्मा का क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि मॉस्क्यू का मतलब क्या और मस्जिद का मतलब सेम ही होता है। और ये यहाँ पर एक मस्जिद का नाम दिया गया, मस्जिद जामिया जामा मस्जिद। ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद, ये दिल्ली के अंदर ही स्थित मस्जिद है और ये मानी जाती है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो जामा मस्जिद आपको याद रखना है। आगे क्या दिया गया है, जामा, ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, मस्जिद के बारे में पढ़ा है। आगे देखते हैं क्या आया है चैप्टर के अंदर। तो चलिए लेट्स गो। Member of the congregation choose the most respect learned male as their leader, imam of their ritual prayer, who also delivered the sermon khutbah during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Makkah. In India, this is to the west. This is called the Qibla. Delhi Sultanate built several mosques in cities all over the subcontinents and it demonstrated their claims to be protect of Islam and Muslim। तो क्या बताया गया है, मेंबर ऑफ द, जो मेंबर्स होते हैं यानी मोस्ट रिस्पेक्टेड माना गया है, जो किसको, जो लीडर माने गए हैं। लीडर किसको, यानी मुस्लिम धर्म में जो लीडर होते हैं उनको मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन माना गया है। जो क्या करते हैं, फॉर रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स करते हैं, यानी नमाज पढ़ने, यानी जो भी उनकी यानी जो प्रक्रियाएं होती हैं मुस्लिम धर्म में वो करते हैं। इस तरीके से जब वो अपना यानी सरमन किसको मानेगा, खुतबा, यानी जो भी बोलना होता है, जो अपने विचार हैं वो लोगों को डिलीवर करते हैं, तो उसको क्या बोला गया, खुतबा। इसलिए ये ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, और फ्राइडे प्रेयर के नाम से ये फेमस है। यानी फ्राइडे प्रेयर में जो इमाम, जो लीडर हैं यानी जो मुस्लिम लीडर हैं, वो अपने जो भी उनको अपने विचार देने होते हैं और डिलीवर्स करते हैं, तो उस डिलीवर्स को क्या बोला गया, कुतुबा के नाम से जाना गया। इस प्रेयर के दौरान जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना फेस मक्का की तरफ करके बैठते हैं। मक्का इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है यानी वेस्ट साइड है, उसकी तरफ ये फेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द किबला। और जब ये इस साइड फेस दो तो उसको क्या बोला जाता है, किबला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सुल्तान बिल्ड स्क्वायर मॉस्क्यू। दिल्ली सुल्तनत के जो सुल्तान हुए हैं उन्होंने बहुत सारी मॉस्क्यू यानी मस्जिद बनाई है, सिटी यानी ऑल ओवर जितनी भी सिटीज हैं उनके अंदर, और जितने सब कंटिनेंट्स हैं। इस तरीके से वो अपने इस्लाम और मुस्लिम धर्म को उन्होंने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। यानी दिल्ली सुल्तनत के जो भी सुल्तान हुए सारे मुस्लिम थे और उन्होंने अपने धर्म को क्या किया, प्रोटेक्ट किया है। ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। एक बार तुगलक और खलजी के बारे में फिर से एक नज़र मारते हैं। क्या दिया गया है, कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट द दिल्ली सुल्तान रिक्वायर्स रिएबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश डिड नॉट अपॉइंट aristocrats and landed chieftains as governors. They favored the special slaves purchased for military service called bandgan in Persian। तो क्या देखा गया कि भाई एक खलजी और तुगलक का जो प्रशासन है उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर लंबे समय तक अपना शासन किया है, कैसे उनके गवर्नर होते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होते थे। अर्ली दिल्ली जो सुल्तान है, अर्ली दिल्ली सुल्तान किसका नाम दिया गया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद क्या है, इल्तुतमिश। तो क्या बताया गया, इल्तुतमिश डिड नॉट अपॉइंट द, वो क्या नहीं करता था इल्तुतमिश
यानी जो एरिस्टोक्राट्स था या लैंड चिफ्टेन थे उनको अपॉइंट नहीं करता था एज ए गवर्नर के रूप में। दे फेवरेट देयर स्पेशल स्लेव्स, वो क्या होते थे, उनके स्पेशल स्लेव्स का मतलब गुलाम होते थे। यानी गुलाम का मतलब क्या होता था, वो उनको खरीदते थे और वो खरीदे गए लोग जो होते थे उनको क्या माना गया, गुलाम या दास। वो क्या देते थे, मिलिट्री में सर्विस देते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए पर्शियन जो वर्ड में उसको बंधक बोला गया है, यानी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बंधक या गुलाम या दास। तो इस तरीके से क्या बताया गया कि इल्तुतमिश ने अपनी सेना नहीं बनाई, बल्कि उसने न कोई गवर्नर को अपॉइंट किया, न पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चलाया, बल्कि वो क्या करता था, जो अपने खरीदे गए गुलाम लोग थे वो उनको अपनी आर्मी में रखता था। तो ये माना गया कि मेन कारण जो इल्तुतमिश का हारने का था वो था कि उसने वफादार अपने जो सैनिक नहीं रखे, बल्कि क्या रखे, अपने गुलाम रखे, और जो गुलाम होते थे वो उसके खिलाफ थे। तो ये बताया गया है किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे, यानी प्रशासन किस तरीके से चला दिल्ली सल्तनत का, पहले कैसे चला है, और बाद में खलजी और तुगलक वंश ने किस तरीके से अपने जो किंगडम्स में सुधार किए, अपने साम्राज्य में सुधार किए, कैसे उन्होंने नए नए जो एरिस्टोक्राट्स थे या लैंडेड चीफ्टेन्स थे गवर्नर के पद पर उन्होंने रखे हैं। तो ये आर्मी के बारे में बातें की गई हैं। तो आपको याद रखना, दिल्ली सल्तनत के 3 वंशज एक साथ में आए, एक स्लेव डायनेस्टी, एक खलजी डायनेस्टी और एक तुगलक डायनेस्टी। तो क्या आगे देखिए क्या दिखाया गया है। The Khalji and Tughlaq continue the bandhang and also raised people as a humble birth, who were often their clients to high political position and appoint them as general and governor, leading to the political stability। तो खलजी और जो तुगलक वंश थे वो कंटिन्यू क्या करते थे कि वो बंधक का यूज तो करते थे, लेकिन उन्हें बहुत सारे जो पीपल ऑफ हम्बल बर्थ से जिन जो आगे बढ़े थे वो ऑफन देयर क्लाइंट्स, वो उनके क्या रहे हैं, क्लाइंट्स रहे हैं। हाई पॉलिटिकल पोजीशन वो उनको देते थे, और एक जनरल को क्या किया जाता था, पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता था। पॉलिटिकल गवर्नर्स लीडिंग टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो गवर्नर्स होते थे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लीड करते थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि किस तरीके से तुगलक और खलजी वंश अपनी क्या रखते थे, गवर्नर्स रखते थे, और वो गवर्नर्स जो भी होते थे, यानी पॉलिटिकल जो पोजीशन थी या जो गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाता था उस पोजीशन के अकॉर्डिंग गवर्नर का कार्य क्या होता था, जो उनको कार्य दिया गया उस कार्य को पूर्णतः से निभाना। तो गवर्नर क्या करता था, पूरी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी उसको लीड करता था। तो ये हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पता चला आपको खलजी और तुगलक डायनेस्टीज। नेक्स्ट क्या दिया गया इसी डायनेस्टीज के बारे में, स्लेव एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पेट्रन्स बट नॉट टू हेयर्स। दे accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. Patrons of these humble people of Delhi Sultanate shocked many allies, and their author of the Persian Tawariq criticized the Delhi Sultanate for the appointing the low and base born to high officials। क्या बताएगा, जो स्लेव एंड क्लाइंट्स, जो स्लेव यानी गुलाम थे और जो क्लाइंट्स थे वो लॉयल होते थे अपने मास्टर के प्रति अपने पेट्रोन्स के प्रति, लेकिन जो इनके हेयर्स थे यानी जो उनके बच्चे थे, किसके बच्चे, जो गुलामों के बच्चे या क्लाइंट्स के बच्चे थे, वो जो उस सुल्तान को अपना सुल्तान नहीं मानते थे। इसकी वजह से जो भी न्यू मॉर्क आता है उनके बीच में आपस में क्या झगड़े शुरू हो जाते थे, ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के बीच में। यानी जो पुरानी यानी जो गुलाम थे और उनके जो बच्चे थे उनके बीच में आपस में क्या झगड़ों की शुरुआत हो जाती थी नोबिलिटी को लेकर। इस तरीके से जो पेट्रोक्स ऑफ द नंबर, बहुत सारे जो हम्बाल्स पीपल हैं दिल्ली सुल्तान में शॉक्ड हुए हैं, उनको पता चला कि ऑथर्स ने, जो ऑथर्स कौन है, जिन्होंने लिखा है, तो पर्शियन तवारीख ने आलोचना की है कि किस तरीके से जो दिल्ली सुल्तान अपॉइंट करते थे, अपॉइंट्स किसको करते थे, जो लो और बेस बोर्न होते थे,
टू हाई ऑफिसर्स, और वो किसके ऊपर, हाई ऑफिसर जो पद होते थे उनको, उनके ऊपर उनको अपॉइंट किया जाता था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में जो बताया है वो किसने बताया है, जो ऑथर्स हुए हैं उन्होंने अपनी पर्शियन जो लैंग्वेज के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से जो दिल्ली के सुल्तान होते थे वो कि उनके प्रति जो उनके गुलाम होते थे वो तो लॉयल रहते थे, लेकिन जो उनके हेयर्स होते थे यानी जो उनके बच्चे होते थे वो उनके प्रति जो पूर्ण रूप से जो लॉयल नहीं होते थे। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया दिल्ली सल्तनत के ऊपर ऑथर्स के माध्यम से। आगे क्या दिया गया है, द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंट मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ यंग सेस्ट called Ikta, and their holder was called Iktadar or Mukti. Duty of the Muktis of leading military campaigns and maintained law and order in their Iktas in exchange for their military services. The Muktis collected the revenue of their assignment as slavery, paid their soldiers from the revenue to make the control over the Muktis most effective. Their office were not inheritable. तो खलजी और जो तुगलक मोनार्क वो किस तरीके से अपने मिलिट्रीज के कमांडोज को एज ए गवर्नर्स के रूप में अपॉइंटेड करते थे अपनी टेरिटरीज में। इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको इक्ता के नाम से लोग जानते थे। देयर होल्डर वर द, और इसके जो होल्डर होते थे यानी इस इक्ता को के जो होल्डर होते थे उसको इक्तादार या मुक्ति के नाम से जाना जाता था। मुक्तिज जो होती ड्यूटी ऑफ द मुक्ति लीड मिलिट्री, उनका कार्य क्या होता था, मिलिट्री को जो कैंप होते हैं उनको लीड करना होता था और जो लॉ और ऑर्डर थे उनको मेंटेन करना होता था। इक्ता ने एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, जो इक्ताज थी वो एक मिलिट्री सर्विसेज में एक्सचेंज थी। इक्ताज इन एक्सचेंज द मुक्ति कलेक्टेड द रिवेन्यू, और जो मुक्ति जो वो क्या करते थे वो रिवेन्यू यानी जो टैक्स होता था उसको इकट्ठा करने का कार्य करते थे। इसके बदले में क्या दिया जाता था, रिवेन्यू इकट्ठा करने के बदले में उनको सैलरीज के रूप में दी जाती थी। तो ये आपको पता चला। ये वैसे इसके बारे में पहले भी बता दिया गया था कि किस तरीके से लोगों को यानी ज़मीन के यानी जो सैलरीज के बदले में जो लोगों को लैंड दी जाती थी और लैंड से जो टैक्स आता था उससे वो उनकी सैलरी होती थी यानी जो रिवेन्यू आता था। इनहेरिटेड दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग द शिफ्टेड अपॉइंट द अकाउंटेबल checked the amount of revenue collected by the Muktis as the Delhi Sultanate brought the hinterland of the cities under the control. They forced landed chieftain, the Samant aristocrat and rich landowner to accept their authority. Under Alauddin Khalji, the state brought the assignment and collection of land revenue under its own control. तो क्या बताया गया कि किस तरीके से इनहेरिटेबल चलता था, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहा है कि किस तरीके से उनके जो अकाउंट्स थे एंड जो अमाउंट थी वो अमाउंट कहाँ से इकट्ठी होती थी, रिवेन्यू कलेक्ट करने से सारी अमाउंट इकट्ठी होती थी। और ये अमाउंट कौन इकट्ठा करता था, जो मुक्ति होता था वो उस अमाउंट को इकट्ठा करता था। दिल्ली सल्तनत में ब्रोट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल, और जो सिटीज़ थी कैसे सुल्तानों के कंट्रोल में होती थी। जो फोर्स के जो लीडर होते थे उनको क्या नाम दिया जाता था, चिफ्टेन के नाम से जाना जाता था। जो सामंत्स होते थे तो वो रिच लैंड ओनर्स होते थे, कैसे यानी जो सामंत और रिच लैंड ओनर्स होते थे। सामंत आपको पता है, ये पहले भी बता चुकी हूँ कि सामंत कौन होते थे और लैंड ओनर्स कौन होते थे। तो एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, तो यहाँ पर क्या उन्होंने अपनी अथॉरिटी यानी अलाउद्दीन खलजी की जो अथॉरिटी को इनको यानी मान लिया था। द स्टेट ब्रोट असाइनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड, और जहाँ तक उसका कंट्रोल होता था उस वहाँ तक जहाँ तक यानी अलाउद्दीन खलजी का कंट्रोल था वहाँ तक की ज़मीन पर जो रिवेन्यू लिया जाता था, नहीं कंट्रोल करने के बाद उस ज़मीन का जो रिवेन्यू होता था वो किसको दिया जाता था, अलाउद्दीन खलजी को दिया
जाता था। और ये कार्य करने का यानी जो इकट्ठा करने का कार्य कौन करते थे, जो सामंत थे या रिच लैंड ओनर्स थे, वो बाद में किसको देते थे, अपना हिस्सा निकाल कर वो सुल्तान को देते थे। और सुल्तान कौन होते थे, जो दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने अपना साम्राज्य किया उनको किस नाम से जाना जाता, सुल्तान के नाम से जाना जाता था। आगे क्या दिया गया है, राइट ऑफ द लोकल chieftain to levy taxes cancelled were also forced to pay taxes. Some of the old chieftain and landowners served the sultanate as revenue collect and assessors. क्या बोला गया है यहाँ पर कि राइट टू लोकल चिफ्टेन, जो लोकल चिफ्टेन होते थे वो जो एक टैक्स इकट्ठा करते थे वो कैंसिल कर दिया गया बाद में। वर आल्सो फोर्स, उन्होंने उनको फोर्स किया गया कि आप भी क्या दें, जो रेवेन्यू है या टैक्स है वो पे करें। जो कुछ पुराने ओल्ड जो चिफ्टेन थे या जो नए लैंड लॉर्ड्स थे वो भी दिल्ली सल्तनत को रेवेन्यू देकर जो कलेक्ट किया जाता था तो वो अपनी क्या देते थे, दिल्ली सल्तनत का जो भी सुल्तान होता था उसको अपनी सेवा देते थे। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि कैसे जो मेन जो चीज़ होती थी वो होता था लैंड से रिवेन्यू इकट्ठा करना। और उस लैंड रिवेन्यू जो भी इकट्ठा होता था रिवेन्यू तो वो सभी राजा के यानी जो सुल्तान था उसके पास जाता था और सुल्तान उसमें से ही अपने सारे खर्चे चलाता था। और ये साथ में जो चिफ्टेन होते थे या लैंड ओनर्स होते थे वो भी इसके अंदर शामिल होते थे। आगे क्या बताया गया है, देयर वर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। अब जो ये रिवेन्यू था, ये टैक्स था, ये जो सिस्टम था ये कितनी टाइप्स का बताएगा, 3 टाइप्स का बताएगा। ऑन कल्टीवेशन कार्ड द खराज एंड अमाउंटिंग टू द अबाउट 50% ऑफ पीजेंट प्रोडक्ट्स। नंबर 2 बता ऑन कैटल एंड। थर्ड बता ऑन हाउसेज लार्ज पार्ट ऑफ द सब कंट्री रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत वर डिफिकल्ट टू कंट्रोल distant province like Bengal from Delhi after annexing South India। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो कल्टीवेशन थी जिस यानी 3 टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन उसको किस नाम से जाना जाता, खराज के नाम। यानी जो भी किसान पैदा करता था, कोई भी फसल पैदा करता, जो भी प्रोड्यूस करता तो उसका जो 50% जो रिवेन्यू था वो सुल्तान के पास जाता था। और उस सुल्तान के पास जो रिवेन्यू जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था, उस अमाउंट को खराज के नाम से जाना जाता था। एक टैक्स तो ये होता था जो फसल के ऊपर से यानी 50% किसान से ले लिया जाता। सेकंड दिया गया कैटल के ऊपर भी क्या होता था, चार्ज होता था। थर्ड दिया गया जो बड़े बड़े हाउसेज होते थे उनके ऊपर भी क्या लगाया जाता था, चार्ज लगाया जाता था। और लाइक एज ए बंगाल फ्रॉम दिल्ली तक ये साउथर्न इंडिया तक सुल्तानों का कब्जा होता था। द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। कुछ जो रीजन्स थे वो अपने आप को उन्होंने सुल्तानों से आज़ाद कर दिया था। जैसे पहले क्या दिया गया, इन द गंगेटिंग प्लान देयर वर द फॉरेस्टेड एरिया एंड सुल्तानत फोर्स्ट कुड नोट planted local chieftain established their rule in these region. Rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control for a short duration in these area। तो गंगा के जो गंगेटिक प्लेन का एरिया था तो ज़्यादातर ये फोर्स से भरा हुआ इलाका होता था। तो सल्तनत के जो लोग थे यानी जो सुल्तान थे वो फोर्स करते थे कि ज़्यादातर लोकल चिफ्टेन को कि यहीं पर क्या होना चाहिए, जो रीजन था वहाँ से कितना टैक्स इकट्ठा किया जाए। और मेन जो रीजन्स रहे हैं वहाँ के जो रूलर्स रहे हैं ये सेम रूलर्स हैं, बार बार इनके नाम आ रहे हैं। एक का नाम क्या रहा, अलाउद्दीन खिलजी है और दूसरा कौन है, मोहम्मद तुगलक है। तो इन्होंने किस तरीके से यानी फोर्स कंट्रोल करते थे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने एरिया में। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब थोड़े समय के लिए अपने अपने एरियाज पर क्या करते थे, कंट्रोल करते रहते थे ताकि जो टैक्स है वो किस तरीके से उनके पास आए। और उनका मोस्टली जो सभी जितने भी सुल्तान हुए हैं उनका जो कार्य यानी जो राजपाट जितने भी उन्होंने कार्य किए तो रेवेन्यू के माध्यम से ही वो करते थे। नेक्स्ट क्या बताया गया है,
1219 मंगोल अंडर द चंगेज खान। अब 1219 आया है तो आपको पता चलेगा कि भाई जो चंगेज खान है इन्वेडेड द ट्रांसोक्सिनिया इन ए नॉर्थ ईस्ट इन ईरान दिल्ली सल्तनत फोस्ट देर once loud soon after Mongol attacked on Delhi Sultanate increased during the reign of the Alauddin Khilji in the entry years of Muhammad Tughlaq rule forced the two rulers of mobilize a large standing army in Delhi which passed a huge administrative challenge। तो भाई आपको याद रखना कि मंगोल होते थे और उनका एक राजा को या सुल्तान को उसका नाम था चंगेज खान। तो आपको याद रखना कौन सी डेट है 1219 में। और वो यानी उसने जो इन्वेड कर दिया था किसको, जो ट्रांसोक्सियाना का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था यानी ईरान दिल्ली से, तो उसके ऊपर फोर्स्ट किया था। और मंगोल ने दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक किया अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए। सुल्तनत इंक्रीज करना चाहते थे। सुल्तनत का जो यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है और या फिर मोहम्मद तुगलक के जो रूल रहे हैं उनको कुछ सालों ने उन्होंने फोर्स किया। टू रूलर्स हुए हैं, तो दोनों रूलर्स का आपको याद रखना कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली पर ज़्यादा लंबे समय के लिए शासन किया और किस तरीके से दिल्ली उनके लिए क्या बनी हुई थी, चैलेंज बनी हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मेन आपने याद ये भी देखा होगा कि भी अलाउद्दीन खिलजी रहा और मोहम्मद तुगलक के बारे में ही जिक्र किया गया कि किस तरीके से उनका प्रशासन चल रहा था। द सल्तनत द 15 एंड 16 सेंचुरी। तो 15 और 16 सेंचुरी में बताया गया कि किस तरीके से जो तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा until 1596 जोनापुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान एंड entire South India had independent ruler in the time. They established flourishing state and prosper capital period saw an emergence of new ruler group like the Afghans and the Rajputs, small but powerful and extremely well administrated। तो दिल्ली के जो सुल्तान रहे हैं जो 15 और 16 सेंचुरी में वो रहे हैं तुगलक। उसके बाद तुगलक के बाद आए हैं सैयद के बाद लोधी। और 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई हुई है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिल्ली सुल्तान दिल्ली से लेकर फिर उनका जो सिंहासन राजपाट था वो थे मुगल, यानी उनका कहाँ तक हो गया था, आगरा तक हो गया। और आगरा के साथ साथ जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान साउथ इंडिया का कुछ इलाका भी क्या था जो इंडिपेंडेंट था, वो किसके अंडर आ गया था, मुगलों के अंडर आ गया था। तो मुगलों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर आपका 4th रहेगा, जो मुगल एम्पायर के बारे में। तो इस तरीके से क्या देखा आपने कि भाई अफगान थे या राजपूत थे जिन्होंने समाल छोटे छोटे पावरफुल उनके एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके ऊपर कैसे उनका कंट्रोल होता था। और फिर सभी दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गए। और दिल्ली सल्तनत के बाद जो 5 साम्राज्य रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, तो आपको याद रखना स्लेव डायनेस्टी है, फिर खलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक डायनेस्टी है, फिर सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी है। और उसके बाद 1526 में कौन आ गए हैं, जो मुगल आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, शेर शाह सूरी वर्कड फ्रॉम ए मुगल चीफ ऑफ बिहार एंड लेटर टुक ओवर द रूल ऑफ बिहार। ही डिफीट द मुगल एम्पायर हुमायूं 1539 अगेन इन 1540 and established his own dynasty, Suri dynasty. He ruled for a 15 years and introduced an administration that borrowed the elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah administration became the model for great empire in Akbar 1556 and 1605 when he consolidated the Mughal Empire। तो यहाँ पर फिर क्या आता है कि भाई शेरशाह सूरी नाम का एक मुगलों का जो चीफ होता था
फॉर मुगल चीफ ऑफ बिहार से। बाद में उसका जो शासन रहा है वो कहाँ पर रहा, बिहार में रहा है। उसने मुगल एम्पायर जो हुमायूं था उसको 1539 में हरा दिया था और फिर 1540 में दोबारा से हुमायूं ने, यानी उसको 1540 में और फिर दोबारा से किस में, मुगल एम्पायर क्या नाम है, हुमायूं, 1540 में स्टैब्लिश किए उसने अपनी डायनेस्टी। 1539 में रहा और 1540 में अपनी डायनेस्टी स्थापित की जिसका नाम था सूर डायनेस्टी। और इस तरीके से उसने 15 सालों तक शासन किया, 1540 से 1555 तक। और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिला। और फिर उसने अलाव यानी जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो यानी प्रशासन था बहुत फैला। और जो ग्रेट मुगल एम्पायर रहे हैं अकबर, वो मॉडल थे उनके, यानी शेरशाह सूरी अकबर के क्या थे, मॉडल रहे हैं। और अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक मुगल एम्पायर में क्या किया, साम्राज्य किया। यानी पूछ लिया जाए आपसे कि किस तरीके से जो शेरशाह सूरी आए और क्या किसको हराया था और कौन कब सिंहासन पर बैठे थे, और अकबर के मॉडल कौन रहे हैं, तो शेरशाह सूरी रहे हैं। और से अकबर का समय कितना रहा है, 1556 से लेकर 1605 तक का रहा है। तो ये मुगल एम्पायर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर जो था आपका 3rd हिस्ट्री का क्लास 7th का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया, वाई वर द दिल्ली सुल्तान फेमस। जो दिल्ली सुल्तान के थे वो क्यों फेमस थे, तो देखते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वाज ए tremendous change in the architecture practice of the subcontinent at large. This period also witnessed the growth of the Indo-Islamic architecture. क्या बताएगा, इस पीरियड के दौरान उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं और इस पीरियड को हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जो दिल्ली सुल्तनत के जो सुल्तान आए हैं उन्होंने अपनी कला के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, इसलिए यहाँ पर इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ग्रोथ बताया गया, तो इसलिए वो सुल्तान फेमस रहे हैं। आगे क्या बता, हु वाज अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी कौन था? अलाउद्दीन खलजी वाज ए पावरफुल रूलर फ्रॉम द खलजी डायनेस्टी हु यूज्ड टू द रूल द सुल्तनत of Delhi. He was one of the India greatest king and one of the world greatest military geniuses. तो अलाउद्दीन खलजी एक पावरफुल रूलर रहा खलजी डायनेस्टी का, जिसने दिल्ली सल्तनत में अपने रूल का यूज किया है और वो इंडिया का एक ऐसा ग्रेटेस्ट किंग रहा है और ग्रेटेस्ट किंग रहा है इंडिया में भी और वर्ल्ड का भी ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस माना गया है। कौन माना गया है? अलाउद्दीन खलजी को। तो अलाउद्दीन खलजी के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है कि एक वो फेमस डायनेस्टी का रूलर रहा है और दिल्ली सल्तनत में के साथ साथ वो पूरे इंडिया में फेमस हुआ ग्रेटेस्ट किंग के नाम से और वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट मिलिट्री का जीनियस माना गया है अलाउद्दीन खलजी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द दिल्ली फेमस। कि दिल्ली फेमस क्यों हुई है? दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन होम टू प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन डायनेस्टीज एंड रूलर। कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और बहुत सारी जो डायनेस्टीज आए हैं, रूलर्स आए हैं, तो इन्होंने अपनी कैपिटल के रूप में दिल्ली को बसाया है, तो इसलिए दिल्ली फेमस है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस के साथ हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर थोड़ा मुश्किल था लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्वेश्चन के रूप में आप कोई भी अपना डाउट ले सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा जो चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3rd क्लास 7 से रिलेटेड जो दिल्ली सल्तनत के बारे में और दिल्ली सल्तनत के जो आपको इमेज के साथ बताया कि दिल्ली सल्तनत पर जो राज करने वाले थे वो कौन कौन रहे हैं। तो फेमस नाम आपको पता चला है कि भाई स्लेव डायनेस्टी से तो किसका आया है, रजिया सुल्ताना का नाम, लेकिन स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको बताया गया। उसके बाद खलजी डायनेस्टी का,
और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई है, और फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई है, और फिर लोधी डायनेस्टी हो। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो मुगलों के बारे में, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे रह गई, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर से मिलेंगे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में।